Hello, my dear students, and I hope all of you are doing perfectly fine. So today we'll be discussing few small topics of cell injury chapter. So first we'll be discussing necroptosis, ferroptosis, pyroptosis, these three small topics, and also we'll discuss some words about autophagy, that is self-eating. So see, necroptosis क्या पढ़ा? Already we have done apoptosis and necrosis in my previous lectures. Fine. So you can say it's a combination of necrosis and apoptosis. So we use the term hybrid, मतलब mixture है दोनों का ये. ठीक है. So आपको necrosis में क्या क्या points होते हैं, apoptosis के क्या points होते हैं, you should remember that clearly. See, whenever you read something, basic concepts should be clear. So please read. If you read it 3 to 4 times, then it becomes like you become familiar to it. So stress upon reading any chapter which you take for 3 to 4 times at least. What I felt when I used to read Robbins, at least दो रीडिंग के बाद तो लगता था कि हाँ अब टर्म्स थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं. सो मिनिमम 3 रीडिंग्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू गेट इनटू द चैप्टर और गेट इनटू द टॉपिक. फाइन. सो यहाँ पे क्या है, नेक्रोप्टोसिस जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सी इट शेयर्स एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ योर नेक्रोसिस एंड एपोटोसिस. इट रिजेंबल्स, मॉर्फोलॉजिकली देखोगे वो रिजेंबल करता है नेक्रोसिस में. नेक्रोसिस में जैसे आपके ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक फीचर होंगे ना, वैसे ही वो दिखेगा. मॉर्फोलॉजिकली मीन्स इट हाउ इट अपीयर्स. ठीक है. टू सम एक्सटेंट बायोकेमिकली ऑल्सो इट रिजेंबल्स नेक्रोसिस, जिसमें क्या होता है, नेक्रोसिस के फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है इसकी नेक्रोसिस से और बायोकेमिकल सिमिलैरिटी है नेक्रोसिस से. लाइक लॉस ऑफ एटीपी, स्वेलिंग ऑफ सेल एंड ऑर्गेनलीज. सेल स्वेलिंग हमने पढ़ा था, इट्स अ फीचर ऑफ नेक्रोसिस. ठीक है. जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पे भी आई विल टेक अ स्मॉल लेक्चर. फाइन. देन रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, रप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये सारे फीचर्स जो बायोकेमिकल अल्टरेशन है, ये हमें नेक्रोप्टोसिस में भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो मैकेनिस्टिकली यू कैन से, अभी तो हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकली और बायोकेमिकल फीचर्स जो कि सिमिलर थे कुछ हद तक टू योर नेक्रोसिस. देन यू हैव सिमिलैरिटी टू एपोटोसिस ऑल्सो. एपोटोसिस में हमने क्या देखा था ना, सारे जो फैक्टर्स थे, कैस्पेज वाला फैक्टर्स, आपको वर्ड याद होगा इफ यू रिमेम्बर. कैस्पेसेस जो एंजाइम्स होते हैं, जो उसको सिस्टीन प्रोटीज एंजाइम जो उसको एक्टिवेट करते हैं. ठीक है. सारे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, डेथ रिसेप्टर पाथवे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कहते हैं उसको. माइटोकॉन्ड्रियल इज नोन एज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक इज योर डेथ रिसेप्टर पाथवे. फाइन. तो हमने देखा था इंट्रिंसिक में इतने सारे कैस्पेसेस थे, फिर दोनों जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे वो मिलते हैं एग्जीक्यूशन पाथवे पे. उसके बाद मैक्रोफाज सिस्टम आता है टू ईट अवे ऑल दोस डेब्री. फाइन. सो यहाँ पे भी इट इज पोस्टुलेटेड दैट और इट इज सीन दैट कि एपोटोसिस से सिमिलैरिटी है नेक्रोप्टोसिस की, क्योंकि नेक्रोप्टोसिस भी ट्रिगर होता है, स्टार्ट होता है. द सेल डेथ प्रोसेस स्टार्ट्स बाय सम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे व्हिच रिजल्ट्स इन सेल डेथ. ठीक है. सो दैट इज सिमिलर टू एपोटोसिस. तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, बायोकेमिकल सिमिलैरिटी to necrosis, and then you have signal transduction pathway का जैसे एक्टिवेशन होती है वो हो जाता है resulting in cell death, that resembles your apoptosis. So involvement of signal transduction pathway, that is similar to apoptosis. So you can say it is a programmed necrosis. Programmed term हम apoptosis के लिए यूज करते हैं. Programmed cell death, that is apoptosis. But यहाँ पे क्या हो रहा है, necrosis भी हो रही है ना. necrosis के भी फीचर्स हैं हमारे necroptosis में, तो यू कैन से इट एज प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस क्या होता है, यूजुअली जो होता है नेक्रोसिस स्टार्ट कैसे होता है, कुछ इस्केमिक इंजरी होती है, टॉक्सिक एजेंट्स आते हैं टू सेल्स, तो वो सेल डेथ कराते हैं. ठीक है. अनलाइक एपोटोसिस जो नहीं हो रहा है एपोटोसिस में, सिग्नल लीडिंग टू नेक्रोप्टोसिस डू नॉट रिजल्ट्स इन कैस्पेज एक्टिवेशन. अभी मैंने बताया ना कि एपोटोसिस की सिमिलैरिटी क्या है. एपोटोसिस से ये इतना ही सिमिलर है कि इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन्वॉल्व होते हैं. तो जो वो ट्रिगर एजेंट होता है नेक्रोप्टोसिस का, दैट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. ठीक है. सो यहाँ पे कैस्पेज इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. तो इट इज, यू कैन से कैस्पेज इंडिपेंडेंट एपोटोसिस और कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ. फाइन. So necroptosis starts like it is similar form, you can say like extrinsic pathway में, जहाँ पे caspase involvement नहीं होती है. extrinsic में डेथ डोमेन हमने पढ़ा था ना, फैड
फैस, ये सारा चीज, ठीक है, फास्ट लाइगैंड, फैड, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, वो सारे टर्मिनोलॉजीज हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोटोसिस में पढ़े थे, ठीक है। तो ये यू कैन से इट इज एन एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ एपोटोसिस। लाइगेशन ऑफ TNF-R1 रिसेप्टर, ये सबसे कॉमन है क्योंकि ये डेथ रिसेप्टर जो होता है वो आके कंबाइन करता है। सो TNF, it is such factor which can cause your both apoptosis and necroptosis, ठीक है। तो यहाँ हमारे काइनेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो दो काइनेज हमारे पास हैं नेक्रोप्टोसिस में, एक होता है RIPK1, एक होता है RIPK3। RIP is what? Receptor interacting protein kinase 1 and receptor interacting protein kinase 3. So RIP1, RIP3, so that is involved in your necroptosis. So जब ये देखो लाइगेशन हो रही है ना, TNF-R रिसेप्टर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, काइनेज को बुलाता है, रिक्रूट करता है इनटू अ मल्टीमेरिक मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और RIPK3 जो है हमारा, वो क्या करेगा, दैट विल फॉस्फोराइलेट अ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, दैट इज MLKL, ठीक है, MLK लाइगेंड। सो ये MLKL मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर फिर ऑलिगोमर बनते हैं, ठीक है, दो में ज्वाइन होके दो बनेंगे, एक से दो होंगे, फिर वो क्या करते हैं, ये ऑलिगोमर जो होगा MLKL जो ऑलिगोमर्स है, ये ट्रांसलोकेट करता है साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कराते हैं ये, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक्रोसिस विच यू डोंट सी इन एपोटोसिस। तो देखो मल्टी फैक्टोरियल है इसमें, एपोटोसिस के भी फैक्टर्स आ रहे हैं, नेक्रोसिस के भी फैक्टर आ रहे हैं। तो नेक्रोसिस के फैक्टर भी यू कैन सी रिजल्टिंग इन, जब सेल डेथ हो रही है, ये MLKL ऑलिगोमर जो है, ये साइटोसोल से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, जो हम एपोटोसिस में नहीं देखते थे। देयर वाज नो डिसरप्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक्रोसिस व्हिच इज हैपनिंग इन योर नेक्रोप्टोसिस। सो ये पाथवे इट इज इंपॉर्टेंट बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया कि नेक्रोप्टोसिस में क्या होता है। तो यू कैन से इट्स अ प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस, ठीक है, एंड कैस्पेज इंडिपेंडेंट एपोटोसिस। सो टर्मिनोलॉजीज आप देखो, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो यू कैन बी, मतलब आप जल्दी समझ जाओगे व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन्स, फाइन। तो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है ये जो हमने सब में पढ़ा है, एपोटोसिस नेक्रोसिस सब में, ठीक है। तो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस जो होती है मैमेलियन बोन ग्रोथ प्लेट में होती है, जो कि अपने आप होना है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो। वहां ये TNF-R1 रिसेप्टर, देन यू हैव योर MLKL ऑलिगोमर, देन RIPK3 का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। पैथोलॉजिकल स्टेट में कहाँ कहाँ होती है नेक्रोप्टोसिस, जो कि स्टार्ट हो रहा है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से, और जो डेथ रिजल्ट हो रहा है, फॉर्म जो दिखेगा कैसा, एविडेंस हो रहा है उसका, एविडेंट, दैट इज योर नेक्रोसिस, ठीक है, वो सिमिलर है नेक्रोसिस से। सो एग्जांपल है इसके स्टीएटोहेपेटाइटिस, acute pancreatitis. Steatohepatitis is what? Fatty change and inflammation in your liver. Acute pancreatitis, itis is what? Inflammation. So acute pancreatitis is inflammation in your pancreas. Fine. Then you have ischemia reperfusion injury, जो आप हीमोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, the next chapter which I'll be taking. Then this necroptosis you can see in neurodegenerative disease like Parkinsonism, ठीक है। और CMV is what? Cytomegaloviral वायरस जो है, CMV वायरस जो है। तो इसमें क्या होता है, वायरस भी ना कुछ बैकअप मैकेनिज्म ढूंढते हैं इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट सर्टेन वायरस दैट इनकोड कैस्पेज इनहिबिटर। तो कुछ बॉडी के डिफेंस, तो जिस वायरस को to eliminate those virus, so बॉडी अपना मैकेनिज्म ढूंढती है अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफिक वायरस, जो कि सपोज वो एपोटोसिस से नहीं मर रहा, नेक्रोसिस से नहीं मर रहा, कुछ नए पाथवेज होते हैं जो किल करते हैं these kind of virus. So see, जो हमने पढ़ा ना अभी, so I'll tell you in diagram, ठीक है। So we can take pet color, fine. So आप देखो यहाँ पे क्या है, you have your TNF, ठीक है, tumor necrosis factor. So these are tumor necrosis factor receptors, ठीक है, TNF-R1। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। TNF जो यू कैन से जो राउंड जो है, ये सारे जो है हमारे, सो दीज आर योर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। सो दीज द इलोंगेटेड वंस आर योर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1। फिर इसमें आके जुड़ रहा है आपका RIPK1, तो एक RIPK1 ऐड हो गया, तो RIPK1 कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। सो सिमिलर टू योर एक्सट्रिंसिक पाथवे
ऑफ एपोटोसिस आप इमेजिन कर सकते हो, जिसमें हम फास्ट लाइगैंड और फैड बनता था ना एक वो। तो यहाँ पे भी देखो फैड आ गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे रिप के 1 और रिप के 3, जब रिप के 1 और रिप के 3 कंबाइन कर रहे हैं और फैड, ठीक है, P indicates your phosphorylation, ठीक है, दिस पिक्चर इज देयर इन योर रॉबिन्स, आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड कैस्पेज 8 इनएक्टिव रहता है, ठीक है, नॉर्मल था, ये था तुम्हारा, ये था आपका उसमें, ठीक है, जो हम उसमें पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसमें, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोटोसिस में पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे MLKL का एंट्री है, ठीक है, ये सी हियर। सो हियर फैड वाला कॉम्प्लेक्स यू कैन सी फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोटोसिस, जो रिप के 1 और रिप के 3 की फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ये सारे आपके थे उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो MLKL प्रोटीन आ गया, ये आपका फॉस्फोराइलेशन से क्या बन रहा है, तो MLKL जो TNF-R, सो सी सिंपली आई विल टेल यू, जो TNF रिसेप्टर है और TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो कंबाइन किया, रिप के 1 से कंबाइन किया, ठीक है। MLKL हमारे पास आया, ठीक है। MLKL पहले मोनोमर में था, सिंगल है, ये मोनोमर है, ठीक है। यहाँ आके देखो 3 बन गए MLKL फॉस्फोराइलेट होके, तो ये दीज आर नाउ ऑलिगोमर। अब ये क्या करेगा, ये साइटोसोल से बाहर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए, ठीक है। ये हम एपोटोसिस में नहीं देखते थे, ठीक है, यहाँ कोई कैस्पेज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, रप्चर होने के बाद क्या हो गया, सारे सेल इन्फ्लेमेशन वाले फीचर्स आ जाएंगे जो हम नेक्रोसिस में देखते हैं, वी डोंट सी इट इन एपोटोसिस, दैट्स व्हाई मॉर्फोलॉजिकली नेक्रोप्टोसिस बिहेव्स एज नेक्रोसिस, ठीक है। और इनिशियली ये सब फैक्टर इन्वॉल्व थे, तो वो एपोटोसिस का फीचर हो गया। तो अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई, तो यू हैव योर sign of inflammation, this is cell death by necroptosis, and there is tissue damage. So all those signs you will get of necrosis after cell death. Fine, hope it's clear. So end में हम क्या देख सकते हैं, what we can remember, so like a टेक होम मैसेज है, नेक्रोप्टोसिस क्या है, कैस्पेज इंडिपेंडेंट है बट प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज हैं इसकी नेक्रोसिस से, फाइन। सो मूविंग ऑन टू पायरोप्टोसिस, कुछ सेल्स और वो टिश्यू होते हैं जिसमें यू कैन सी पायरोप्टोसिस, दैट इज द वे ऑफ सेल डेथ, ये सारे सेल डेथ के टाइप्स हैं, ठीक है, हाउ सेल डाइज। सो ये यू कैन सी पायरोप्टोसिस, इट्स अ फॉर्म ऑफ एपोटोसिस है ये। इसमें क्या होता है, फीवर इंड्यूसिंग साइटोकाइन वो रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, पायरो मतलब फीवर, ठीक है, और एपोटोसिस तो फीवर रिलेटेड यू कैन से। सो यहाँ पे फीवर इंड्यूसिंग साइटोकाइन रिलीज हो रही है। इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एंटर करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स के, ठीक है। सो उन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इनेट इम्यून रिसेप्टर, ये इनेट एक्वायर्ड ये सब हम इम्यूनिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यू हैव योर एक्टिवेशन ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एक इन्फ्लामाजोम जो होता है उसका एक्टिवेशन होना है, इन्फ्लामाजोम फिर एक्टिवेट करता है योर कैस्पेज 1, सी कैस्पेज इन्वॉल्वमेंट हो गई यहाँ पे। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एपोटोसिस, यू कैन रिमेंबर, फॉर्म ऑफ एपोटोसिस है ये। सो इन्फ्लामाजोम जो हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, वो एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 1, दैट इज इंटरल्यूकिन 1 बीटा कन्वर्टिंग एंजाइम है वो कैस्पेज 1, ठीक है। ये एंजाइम क्लीव करता है द प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन 1 टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1 जो हमारा फीवर इंड्यूसिंग साइटोकाइन है, वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको एक्टिवेट कराने के लिए हमारा इन्फ्लामाजोम एक्ट कर रहा होता है इस पे, ठीक है। सो इंटरल्यूकिन 1 जब हमारा एक्टिव फॉर्म में आ गया, सो दैट इज मीडिएटर्स ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट एंड फीवर। सो कैस्पेज 1 हमारा पायरोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू कैस्पेज 4 and 5 आल्सो, व्हिच इंड्यूसेस सेल डेथ। बट अनलाइक क्लासिकल एपोटोसिस, यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है, इट रिलीजेस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ऑब्वियसली इंटरल्यूकिन 1 है, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हो रही है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन विल डेफिनेटली कम, ठीक है। So it is this method of death is used by some microbial agents to cause cell death, ठीक है, along with you have triggering of local inflammation होगी। उतना ये mechanized and वो नहीं है necroptosis की तरह, but pyroptosis, just remember pyro means fever, you have here fever inducing cytokine interleukin 1,
ठीक है, वो हमारा इन्फ्लामाजोम जो प्रोडक्ट मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इन्फ्लामाजोम, वो एक्टिवेट करता है प्रो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन 1 टू एक्टिव फॉर्म। और ये इनएक्टिव फॉर्म होने के बाद इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, इट मीडिएट्स योर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसके सिमिलर कैस्पेसिस हैं, कैस्पेस 4, 5। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड बाय सम, इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है, क्लासिकल एपोप्टोसिस में देयर वाज नो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, बट हियर यू हैव inflammatory mediators and their role. The next small list topic is ferroptosis. This entity देखो फेरो आयरन रिलेटेड है, ठीक है, तो मतलब आप देख लो, आप टॉपिक से आप डिसाइड जो हेडिंग होती है उससे यू कैन से, जो नेम होता है ना उसके अंदर ही उसका यू हैव टू फाइंड आउट द मेन मैकेनिज्म क्या हो सकता है, सो इज इजी टू रिमेंबर। फाइन, सो इट वाज डिस्कवर्ड इन 2012। सो इट्स अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ हो रही है, कैसे होगी, जब एक्सेस ऑफ आयरन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को ओवर पार कर लेते हैं। जो ग्लूटाथियोन डिपेंडेंट एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस हैं हमारी बॉडी के, वो काम नहीं कर पाते इनको एलिमिनेट करने में या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को हटाने में, ठीक है। सो देयर इज एन अनचेक्ड मेम्ब्रेन लिपिड पेरोक्सिडेशन। जब हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भरेंगे, सिमिलरली आयरन के लेवल्स ये इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं हमारे सेल्स के लिए, क्या वो क्या कराते हैं, अनचेक, मतलब हम चेक, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म चेक नहीं कर पाता उसके लिपिड पेरोक्सिडेशन को, ठीक है। और पेरोक्सिडेशन ऑफ लिपिड्स जब होती है तो यू हैव दीज पॉइंट्स जो हमारे मेम्ब्रेन के फंक्शन को अल्टर करता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन नहीं टूटना चाहिए, नहीं इंटैक्ट रहना चाहिए था, अब वो टूटेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो जब पेरोक्सिडेशन ऑफ लिपिड ज्यादा होने लगती है, सो व्हाट हैपेंस, मेम्ब्रेन के बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि अल्टर होते हैं, फ्लूइडिटी, लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शन, आयन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, वेरियस सिग्नलिंग पाथवेज, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स दे आर डिसरप्टेड, दीज आर द मेन मेम्ब्रेन फंक्शन, इनमें डिस्टर्बेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ लिपिड पेरोक्सिडेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, then leading to cell death resembling necrosis। देखो मॉर्फोलॉजिकली जब सेल डेथ होती है ना इन सब में, तो वो रिजेंबल करता है हमारे नेक्रोसिस को। फाइन, सो बट दिस अनलाइक नेक्रोसिस कोई रेगुलेटेड, जिसमें नेक्रोसिस में कोई रेगुलेशन नहीं था ना, इसमें देयर इज स्पेसिफिक सिग्नल का रोल, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग द आयरन लेवल्स, हेंस द नेम। सो इसमें दो चीजें हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये नेक्रोसिस को तो रिजेंबल करता है, बट checked है ये by regulated है by specific signals which is not seen in necrosis, and when you can reduce the levels of iron तो उसकी toxicity obviously कम हो जाएगी cells में, तो वो recover कर सकता है, ठीक है, prevent कर सकते हो आप इस injury को। Then ultrastructure जो electron microscopic features होते हैं, so you can just remember because electron microscopic features आप इस stage पे you cannot correlate, you can see, definitely you can see the images and correlate कि normal कैसा दिखता है electron microscopy, इसमें कैसा दिखता है, ठीक है। So there is loss of mitochondrial cristae and there is rupture of outer mitochondrial membrane. So role in normal development is not clear. Normal development physiologically कैसा फेरोप्टोसिस प्ले करता है, so it is not, so हमने इसको पैथोलॉजी में ही देखा है, पैथोलॉजीज ऑफ कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज एंड स्ट्रोक के केसेस में, ठीक है। So now we are done with necroptosis, pyroptosis and ferroptosis. So short we'll discuss about what is autophagy. Name suggests autophagy. Auto is self-eating. Fine. Cell starts eating its own contents. ठीक है, ये होता है। तो डिलीवरी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होती है, जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स होते हैं वो लाइसोसोम में जाते हैं। लाइसोसोम में वो स्ट्रक्चर है जहां डिग्रेडेशन होती है कंटेंट्स की, ठीक है। ये इवोल्यूशनली कंजर्व्ड सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ठीक है। वोराशियस ईटर बन जाते हैं, सेल्फ अपने ही कंटेंट को खाते रहते हैं। ये होता है कब, जब आप स्टारवेशन वाले फेज में देखोगे, जब स्टार्व होता है ना सेल, तो दूसरे सेल्स के भी आप यू कैन से कि ईट अप कर लेते हैं वो। तो न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन में क्या होता है, जो स्टार्व सेल्स होते हैं दे लिव बाय कैनाबलाइजिंग देमसेल्व्स। कैनाबलिज्म क्या होती है, ईटिंग, ठीक है, कैनाबल्स होते हैं ना एनिमल्स, वैसे। तो रिसाइकलिंग द डाइजेस्टेड कंटेंट्स, ये मेनली फिजियोलॉजिकल में, जब आप एक्सरसाइज करते हो, स्टारवेशन में, ठीक है, एजिंग प्रोसेस में, और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी दिखते हैं। तो इसके स्टेप्स, कैसे सेल ईटिंग शुरू होगी, ठीक है, इसके जो स्टेप देखते हैं, देन विल सी द इमेज व्हिच इज देयर इन योर रॉबिन्स। सी
So you should follow. जब भी आप पढ़ते हो ना, जब भी see you can hear so many lectures. I'm giving, so many other people are also giving these lectures, similar kind of lectures. But what I would suggest, see, self-reading. That is the key to understanding any subject or any chapter. I'm saying you, आप 2-3 बार नहीं पढ़ोगे chapter, कुछ समझ नहीं आएगा. What I'm saying, you will not able to understand. So read your chapter, listen to these lectures, and then assemble your own thoughts and notes बनाओ. ठीक है, तो उससे क्या होता है, इजी हो जाता है रीडिंग प्रोसेस. सो पहला स्टेप है हमारा फैगोफोर फॉर्मेशन. मतलब क्या होता है, न्यूक्लिएशन और फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोलेशन मेम्ब्रेन बनती है. ठीक है, वो डिराइव होती है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. उसके बाद बनता है फैगोफोर बन गया. उसके बाद एक वेसिकल बनेगी जिसको कहते हैं ऑटोफैगोजोम. फ्रॉम जो आइसोलेशन मेम्ब्रेन बनी है ना हमारी फैगोफोर से, उसी से यू विल फॉर्म देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, दैट इज ऑटोफैगोजोम. उसमें क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनलीज और साइटोजोलिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो अंदर घुस जाते हैं उसके. ठीक है, सो दे आर taken inside that membrane. So then you have maturation. अभी ऑटोफैगोसोम बना, उसका मैचुरेशन होगी बाय लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाता है वो. तो ताकि वो क्या करेगा, जो ये ऑटोफैगोसोम है, सारे कंटेंट्स को इट विल डिलीवर इट टू लाइसोसोम. So first there is formation of a isolation membrane, that is phagophore. From that isolation membrane you have a formation of a vesicle that is known as autophagosome, in which there is sequestered intracellular organelles and cytosolic structure. एक सर्कल के अंदर सारे कंटेंट्स आ गए. ठीक है, अब क्या होगा, अब इस ऑटोफैगोसोम का मैचुरेशन होती है और उधर से आएगा लाइसोसोम. तो ये डिलीवर कर देगा लाइसोसोम को ऑटोफैगोसोम सारे स्ट्रक्चर्स लाइसोसोम में, जहां वो डिग्रेड हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो ऑटोफेजी रिलेटेड जीन्स होते हैं, उसको कहते हैं हम एटीजीज. ठीक है, सो देयर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोफैगोसोम. जो बनता है ना हमारा, उसमें एटीजी जीन्स रिलेटेड होते हैं, आप याद कर लो उसको. ठीक है, सो न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन है या डिप्लीशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए ये सारे. उसमें उसके बाद क्या होगा, दे विल एक्टिवेट. कैसे हमारा वो बन रहा है, ठीक है, आइसोलेशन मेम्ब्रेन जो मैंने बताया ना, वो फैगोफोर कैसे बनता है, वो सारे. तो एक्टिवेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 प्रोटीन्स, वो क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं हमारे एटीजीज को, ऑटोफेजी रिलेटेड जीन्स को. ठीक है, टू न्यूक्लिएट द इनिशिएशन मेम्ब्रेन, जो हमारा फर्स्ट फैगोफोर बनता है. उसके बाद इनिशिएशन मेम्ब्रेन जो होता है वो इलोंगेट करता है, जो हमारा जो बना था ना इनिशिएशन मेम्ब्रेन और फैगोफोर, वो इलोंगेट करता है. फिर साइटोजोलिक कंटेंट्स को इंसर्कल करता है और फॉर्म करता है ऑटोफैगोसोम. फिर हमारा ये इलोंगेशन एंड क्लोजर हो जाती है इनिशिएशन मेम्ब्रेन की. 2 यूबिक्यूटिन लाइक कंजुगेशन सिस्टम यूज होते हैं इसमें. ठीक है, फिर इसके बाद होती है, सो दीज आर द बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस. कोवैलेंट लिंकेज होती है ऑफ लिपिड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, दैट इज पीई, to form with the help of this is formed with the help of LC3, उसको कहते हैं प्रोटीन लाइट चेन 3. तो यहां देखो, पहले हमारा क्या है, ये सारे हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज. ठीक है, उससे आया हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. फिर हमारा आया न्यूक्लिएशन कॉम्प्लेक्स. फिर हमारा बनता है ये फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन. ठीक है, जो हमारा फैगोफोर फॉर्मेशन हो रही है ना, तो देख रहे हो एक सर्कल बनना शुरू हुआ और ये सारे कंटेंट्स इसके अंदर आ गए. ठीक है, उसके बाद लाइट चेन 3 का रोल है. उसके बाद यू हैव योर, अब ये जो सेमी सर्कल बना था ना, ये इलोंगेशन प्रोसेस हो रही है. ये इलोंगेट होके क्या बन जा रहा है, एक वेसिकल. ठीक है, सो दैट इज योर ऑटोफैगोसोम. ठीक है, उसके बाद मैच्योर होगा ये ऑटोफैगोसोम. ठीक है, मैच्योर होगा तो ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है. ये राउंड स्ट्रक्चर लाइसोसोम है. अब ये लाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम जो है ये मिल गए. ठीक है, अब क्या होगा, जो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स थे ना, अब ये लाइसोसोम के पास चले आए हैं. सो रिसाइक्लिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, तो डिग्रेड हो रहा है ये. तो दिस इज सेल्फ हीटिंग. So P lipidated LC3 जो लाइट चेन 3 था, that is increased during autophagy. तो हम LC3 को अगर हम मेजर कर पाए ना, तो we can say कि इस सेल्स में ऑटोफेजी हो रही है. ठीक है, so levels, so these are developed techniques which will help us in predicting that these cells are about to undergo autophagy. Fine. तो बस वही ऑटोफैगोसोम जो है लाइसोसोम के साथ मिलता है, ऑटोफैगोलाइसोसोम हो रही है. लास्ट मेम्ब्रेन में क्या होता है,
जो सारे साइटोजोलिक कार्गोज जो हैं और इनर मेम्ब्रेन वगैरह जो साइट वो लेके आ रहा था ऑटोफैगोजोम, वो लाइसोसोम के साथ मिलने के बाद वो एक पूरा सर्कल बना, लाइसोसोमल एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सर्वाइवल, रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से उसको रिसाइकिल कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, या जैसे मैं बताया एक्सरसाइज है, न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन है, एनी कैंसर पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म बॉडी यूज करती है हमारी। सो इसमें क्या होता है, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स बाय रिसाइकलिंग ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, और इंट्रासेलुलर डेब्री को क्लियर ऑफ कर दो। सो ये सारे फंक्शंस हो गए इसके, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन में जैसे बताया वो एट्रोफिक सेल्स में प्रोमिनेंट होता है, जिसमें हम ये न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनलीज कौन कौन सी यूज हो रही है, टर्नओवर होता है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड क्लियरेंस ऑफ द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट्स, जो कि एक्यूमुलेट होते रहते हैं। सेलुलर एजिंग जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेस, इन समय जो एक्यूमुलेट हो जाता है उसका क्लियरेंस हो जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट, जो भी अनवांटेड कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज होती है, दे आर यूज्ड अगेन। So autophagy can trigger cell death if it is inadequate to cope with the stressor. अगर नहीं cope up कर पाती है तो lead to cell death. This is a distinct pathway. ये necrosis apoptosis से related नहीं है. This is also a type of cell death. ठीक है, so अभी तक हमने सारे cell death cover कर लिए, ठीक है। सो ऑटोफेजी हमारे ह्यूमन डिजीज में क्या क्या रोल है इसका, कैंसर में रोल मैंने बताया अभी, इट कैन प्रमोट कैंसर ग्रोथ एज वेल एज एक्ट एज डिफेंस अगेंस्ट कैंसर, दोनों तरीके से हो सकता है, इट्स लाइक अ स्वॉर्ड यू कैन से। सो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी यूज इसका है, डिसरेगुलेशन ऑफ ऑटोफेजी हो जाती है, ठीक है। एल्जाइमर्स, हंटिंगटन डिजीज में जहां म्यूटेंट हंटिंगटन जीन जो होता है, हंटिंगटिन जीन, इट इम्पेयर्स योर ऑटोफेजी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यू सर्टेन डिजीजेस, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज में भी है इसका रोल। इसमें क्या होता है, जैसे माइकोबैक्टीरिया है, शिगेला स्पीशीज है, herpes simplex virus 1. So here these bacteria or virus can use these are digested and delivered to the antigen presenting pathways. So हमारा बॉडी इन बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए भी ऑटोफेजी यूज करता है, ठीक है। For specifically tuberculosis के लिए you have macrophage specific deletion of ATG5 gene, ठीक है, that increases the susceptibility to tuberculosis, ठीक है। अगर उसमें macrophage specific deletion of ATG5 है तो that will increase the susceptibility to tuberculosis. Then IBDs, inflammatory bowel disease में, so Crohn's and ulcerative colitis है, they are linked to single nucleotide polymorphism in autophagy related gene ATG16L1, ठीक। So some ये questions कभी कभी आते हैं, MCQs वगैरह में आ सकते हैं, so you can remember for that, but basically you should know what is the pathogenesis of autophagy. So I hope it's clear. So we are done with necroptosis, pyroptosis, pheroptosis. So necroptosis is what? It's caspase independent apoptosis, ठीक है। नेक्रोसिस में है बायोकेमिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू नेक्रोसिस, बायोकेमिकली इट इज सिमिलर टू नेक्रोसिस, ठीक है। पायरोप्टोसिस में फीवर रिलेटेड है, इंटरल्यूकिन 1 का एक्टिव फॉर्म होता है विद हेल्प ऑफ इन्फ्लामेसोम। देन यू हैव योर फेरोप्टोसिस, जहां पे आयरन ओवरलोड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट लीड्स टू रप्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी सेल डेथ। सो इन पायरोप्टोसिस एंड फेरोप्टोसिस यू सी मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस टू नेक्रोसिस। देन ऑटोफेजी इज सेल्फ ईटिंग, ठीक है। इसके में क्या होता है, शुरू में एक फैगोफोर फॉर्म होता है, धीरे धीरे वो इनसर्कल होता है, बड़ा होके एक दे फॉर्म ऑफ वेसिकल जिसके अंदर सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाते हैं, दैट इज ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम मैच्योर होता है, कंबाइन करता है लाइसोसोम के साथ एंड डिलीवर द कंटेंट्स टू लाइसोसोम। सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होते हैं, इंट्रासेलुलर कंटेंट जो अनवांटेड होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, बाकी रिसाइकिल हो जाते हैं डिग्रेडेशन में, बाय डिग्रेडेशन इन द लाइसोसोम बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स, राइट। होप इट्स क्लियर। सो प्लीज like, subscribe and share my channel, and I think I'll take one more lecture and finish off cell injury chapter. Thank you so much for your patient hearing.